हे गाइस, वेलकम ऑन ड्रीम क्लासेस। मैं रुचि जैन ड्रीम क्लासेस पे आपका स्वागत करती हूँ। कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारी क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही थी, तो आज से हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी। तो अभी तक हम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस, हमारा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है ये आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम युग्मक जनन को दो भागों में तोड़ते हैं, क्या करते हैं हम युग्मक जनन को अगर हम दो भागों में तोड़ दें तो क्या होगा, ये हमारा युग्मक प्लस जनन। इज दैट क्लियर? हमें पता है कि जनन क्या होता है। जनन क्या होता है? निर्माण करना। एंड युग्मक, युग्मक तो हमारा युग्मक जनन क्या होगा? डेफिनेशन लिख लीजिए। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। अगर मैं इसे वापस रिपीट करूं तो युग्मकों के जो निर्माण की प्रक्रिया है उसे हम युग्मक जनन कहते हैं। हमारी जो फीमेल है, मादा है, इसके अंदर वी नो दैट अंडाणुओं का निर्माण होता है। एंड जो हमारा मेल है, नर है, वी नो दैट इसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। हमें पता है। तो अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होता है हमारा? शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है हमारा? अंडाशय में होता है। एंड शुक्राणु का निर्माण हमारे कहाँ पर होता है? वृषण में होता है, टेस्टिस में होता है। तो यदि हम बात करें युग्मक जनन की, युग्मक जनन दो प्रकार का होगा, या युग्मक हमारे दो प्रकार के होते हैं। युग्मक हमारे कौन से हैं? एक है हमारा अंडाणु, दूसरा है हमारा शुक्राणु। तो हमारे शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शुक्र जनन। एवं अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंड जनन। यही हम आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अंड जनन क्या है? अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया है। दैट्स क्लियर। एंड हमारा शुक्र जनन क्या है? अगर हम बात करें शुक्र जनन की, शुक्र जनन क्या है? शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया है। और अंडाणु और शुक्राणु दोनों कौन है हमारे? अंडाणु और शुक्राणु कौन से हैं हमारे? दोनों कौन है? कौन है हमारे अंडाणु और शुक्राणु? बहुत सारे लेक्चर से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये दोनों क्या है हमारे? युग्मक है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है? हमारा युग्मक जनन से रिलेटेड है। तो हम पढ़ने वाले हैं युग्मक जनन क्या है, अंड जनन क्या है, शुक्र जनन क्या है, किस तरह से होता है, एवं इनकी संरचनाएं किस तरह से होती है। ये सब आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप ड्रीम क्लासेस के ऐप पर जाके नोट्स ले सकते हैं। आपको वहाँ पे कोर्स ज्वाइन करना होगा, उसकी फुल डिटेल आपको ड्रीम क्लासेस के ऐप पर मिल जाएगी। तो एक बार आप वहाँ देखिए, या फिर कमेंट सेक्शन में आप जाकर देखिए। आपको बहुत सारे बच्चे इस बात का रिप्लाई कर देंगे कि वो कोर्स हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं हमारे इस टॉपिक को।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करने वाले हैं शुक्र जनन की। आगे हम किसकी बात करने वाले हैं? शुक्र जनन की। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शुक्र जनन। शुक्र जनन को इन इंग्लिश बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम बात करें स्पर्म मैटो जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण, और स्पर्म्स हमें पता है क्या होते हैं? हमारे शुक्राणु। यानी कि हमारा शुक्र जनन क्या है? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है। शुक्र जनन क्या है? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है। चलिए, अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द्विगुणित टेस्टिस, जिसे कि हम बोलते हैं वृष्ण, की द्विगुणित वृष्ण की, यानी कि जो हमारे वृष्ण हैं उनकी सेल्स कैसी है? हमारी 2n है। अभी इसको हम डिटेल में करेंगे। स्पर्मेटोट्यूब्यूल्स या फिर सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर हमारी शुक्रजन नलिकाएं, किसकी बात कर रहे हैं हम? सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर शुक्रजन नलिकाएं। ये क्या करती है? हमारी शुक्र जनन नलिकाएं, शुक्र जनन नलिकाओं में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। अब शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण किस तरह से होता है, ये तो आज हम पढ़ेंगे। द्विगुणित वृष्ण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया हमारे क्या है? शुक्र जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारे शुक्र जनन कहलाती है। अगर मैं वापस समझाऊं आपको इसी टॉपिक को, तो द्विगुणित वृष्ण की जो हमारे शुक्रजन नलिकाएं हैं, उन शुक्रजन नलिकाओं में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होगी। क्या होगा? उन शुक्रजन नलिकाओं में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होगी, जहां पर शुक्रजन शुक्राणु बनते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? शुक्र जनन या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे हम देखते हैं हमारी एनसीईआरटी की लाइन। एनसीईआरटी में क्या बोला गया है कि जो हमारे वृष्ण है, वृष्ण आप समझ गए ना, टेस्टिस मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ठीक है। वृष्ण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं होती हैं? नर जर्म कोशिकाएं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सी कोशिका? नर जर्म कोशिकाएं। अब क्या करती है नर जर्म कोशिका? शुक्रजन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है। जो कि
किशोरावस्था के समय प्रारंभ होता है। अगर हम बात करें अभी जो हमने लिखा है उनकी, कि जो हमारे द्विगुणित वृष्ण है 2n, जो हमारी शुक्र जनन नलिका है जिन्हें हम बोलते हैं सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स, में शुक्राणु क्या, स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि हमारे शुक्राणु कैसे होते हैं, एन होते हैं, अगुणित होते हैं। शुक्राणु कैसे होते हैं हमारे, एन होते हैं, अगुणित होते हैं। अगर इनके निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, शुक्र जनन। नेक्स्ट क्या है, जब हमारे वृष्ण में अपरिपक्व, कौन अपरिपक्व, नर जन्म कोशिकाएं। ये वाली लाइन आपको सिंपली लर्न होनी चाहिए। नर जन्म कोशिकाएं शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है। क्या करती है, शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु को उत्पन्न करती है, जो कि किशोरावस्था के समय प्रारंभ होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे शुक्राणुओं का निर्माण कब से प्रारंभ होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारे शुक्राणुओं का निर्माण किस समय अवधि से प्रारंभ होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि शुक्राणुओं का निर्माण किशोरावस्था से प्रारंभ होता है। अब किशोरावस्था का पीरियड कितना होता है हमारा, प्यूबर्टी पीरियड क्या है हमारा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको इतना बेसिक भी आता है या नहीं आता है। क्लियर, चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अभी हमने देखा कि शुक्राणु का निर्माण हमारी किशोरावस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो फिर क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि भाई शुक्राणु का निर्माण का अंत कब होता है। अगर हम बात करें मेल्स में तो शुक्राणु के निर्माण का अंत कब होता है, तो शुक्राणु का निर्माण हमारे कब तक होगा, अभी हमने देखा कि जो हमारे शुक्राणु हैं उनका निर्माण किशोरावस्था से प्रारंभ होता है। तो अगर हम देखें कि हमारे शुक्राणु का निर्माण का अंत कब होगा, तो हमारे शुक्राणु के निर्माण का अंत कब होता है, नहीं होता है। शुक्राणु निर्माण कब तक, इसका अंत नहीं होता है, मतलब कि मृत्यु पश्चात तक जारी रहता है। मतलब कि इसका अगर हम मीनिंग निकालें तो जो मेल है वह एक बार किशोरावस्था में आ गया
तो वो हमेशा एलिजिबल होगा रिप्रोडक्शन करने के लिए, चाहे वो किसी भी एज में हो। प्यूबर्टी को अगर उसने क्रॉस कर दिया तो वह चाहे 40 का हो, 60 का हो, 70 का हो, किसी भी फेज में वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि शुक्राणु निर्माण जारी रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे जो शुक्राणु का निर्माण है वह कहाँ पर होगा। इतना आपको हिंट मिल गया होगा कि जो हमारा शुक्राणु का निर्माण होता है वह हमारे शुक्राशय में होता है, शुक्राशय में होता है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पॉइंट से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एक छोटे से लाइन से आपको क्वेश्चन बनाकर दिए गए हैं एंड वो क्वेश्चंस बच्चों से सॉल्व नहीं होते हैं। तो हम जो हमारे आगे के लेक्चर्स आएंगे, थोड़ा कोर्स अच्छे से हो जाए, उसके बाद में जब आपकी क्वेश्चन सीरीज आएगी तब आपको वहाँ पे सारे टाइप के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो आगे का जो हमारा पॉइंट है, शुक्र जनन नलिका। जो हमारी शुक्र जनन नलिका है उनमें शुक्र जनन नलिकाओं की भीतरी भित्ति, कौन सी? भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्रजन समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। चलिए एक एक लाइन समझते रहेंगे, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक एक वर्ड समझाया जा रहा है आपको। शुक्र जनक नलिकाओं की भीतरी भित्ति यानी कि जो इंटरनल लेयर है उनकी, वहां पे हमारे शुक्राणुजन क्या होते हैं? हमारे शुक्राणुजन। ये शुक्राणुजन क्या करते हैं बच्चा? समसूत्री विभाजन करते हैं। समसूत्री विभाजन पता है आप लोगों को क्या होता है? कमेंट में लिखकर बताइए जिन भी प्यारे प्यारे बच्चों को पता है कि समसूत्री विभाजन क्या होता है। मैं बताती हूँ अगर जिन्हें नहीं पता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या। समसूत्री विभाजन में क्या होगा? गुणसूत्रों की संख्या उनकी मात्र कोशिका के बराबर रहती है। मतलब कि अगर गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो कोई संतति बनेगी, उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 46 ही रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे अठसूत्री विभाजन होता तो गुणसूत्रों की संख्या 46 है यदि, तो अठसूत्री विभाजन में क्या होता है बच्चा? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका के आधी हो जाती है। तो इसमें कितनी रह जाएगी हमारे गुणसूत्रों की संख्या? 23। और मुझे आप बिल्कुल बताइए कि समसूत्री विभाजन क्या होता है। हम भी देखें किस किस बच्चे को कितना कितना आता है, किसको कितनी कितनी नॉलेज है। समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। मतलब कि पहले पहले अगर कोई काम होगा तो जो हमारी कोशिकाएं हैं वह क्या करेगी? वृद्धि करेगी। वृद्धि करेगी, अपनी संख्या में वृद्धि करेंगी। इज दैट क्लियर? तो हमारा फर्स्ट फेज क्या होगा? इतना अपने माइंड में क्लियर कर लेना। फर्स्ट फेज क्या होगा हमारा? वृद्धि करना, ग्रोथ करना। ठीक है, पहला काम हमारा क्या होगा? वृद्धि करना, ग्रोथ करना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हम करते हैं। प्रत्येक शुक्राणु जनन, प्रत्येक शुक्राणु जनन या फिर हम बोले जन्म द्विगुणित होता है। कैसा होता है हमारा प्रत्येक शुक्राणु जनन? द्विगुणित होता है। अगर हम मानव की बात करें तो मानव में
46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र। अब इन 46 गुणसूत्र का क्लासिफिकेशन या फिर इन्हें बांटा गया है, विभक्त किया गया है, वो आप मुझे बताओ कि किस तरह से है। ठीक है, बिल्कुल मुझे बताओ जल्दी से किस तरह से है। 46 गुणसूत्रों में से हमारे कौन तो हमारे कायिक गुणसूत्र हैं। कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी है और कौन तो हमारे जनिक गुणसूत्र हैं। जल्दी से आप मुझे बताओ, फिर हम करते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे देखते हैं कि हमारे कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, हमारे जनिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। हमारे जो 46 गुणसूत्र है ना, इसमें से 44 तो हमारे कितने हैं, कायिक गुणसूत्र हैं, और 2 किससे होते हैं, हमारे जनिक गुणसूत्र होते हैं। अगर इसमें से XX होता है तो वो होती है फीमेल, एंड XY होता है तो वो होता है हमारा मेल। एंड ये जो 44 है, तो 44 तो आप किस तरह से बोलते हैं इनको कि कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं कायिक, ये आप मुझे बताइए। कितने जोड़ी कायिक गुणसूत्र हमारे पास पाए जाते हैं। ठीक है, जोड़ी की बात करें तो आगे चलते हैं हम। अभी तक हमारे अठसूत्री विभाजन नहीं हुआ है। अभी तक हमारे देख लो, शुक्र जनन नलिकाओं की भीतरी भित्ति में शुक्र जनन समसूत्री विभाजन करके संख्या में वृद्धि की है सिर्फ। अठसूत्री विभाजन हमारे यहाँ नहीं हुआ अभी। अब आगे देखेंगे हम कि अठसूत्री विभाजन किस तरह से होगा, क्योंकि हमें पता है ना हमारे युग्मकों की संख्या में हमारे अगुणित होती है, गुणसूत्रों की संख्या वहां पे आधी होती है। तो अभी पहले इन्होंने संख्या में वृद्धि की है, समसूत्री विभाजन किया है, अठसूत्री विभाजन नहीं किया है। और मैंने आपको बता भी दिया है कि समसूत्री विभाजन क्या होता है हमारा और अठसूत्री विभाजन हमारा क्या होता है। चलो आगे की लाइन देखते हैं हम। कुछ शुक्राणुजन या फिर शुक्राणुजनों में समय समय पर अर्धसूत्रण होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बोलते हैं। कहते हैं यानी कि अभी तक क्या हुआ था, संख्या में वृद्धि हुई थी, अर्धसूत्रण नहीं हुआ। अब थोड़े टाइम बाद क्या हो गया कि इसके अंदर अर्धसूत्रण हो गया, और अर्धसूत्रण से जो पहली कोशिका बनी है उस पहली कोशिका को हमने क्या बोल दिया, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बोल दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्रण विभाजन, प्रथम अर्धसूत्रण विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं।
जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, हमारे जो हमारी शुक्राणुजन नर जन्म कोशिका थी उसमें क्या हो रहा था, समसूत्री विभाजन हो रहा था और वो शुक्राणु का निर्माण कर रही थी। फिर थोड़े टाइम क्या हुआ बच्चा, अर्धसूत्री विभाजन होने लग गए। अर्धसूत्री विभाजन से क्या हुआ, हमारे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण हुआ। अब एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, मतलब कि अब इस प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है या रचना होती है, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। क्या होता है कि ये जो हमारी एक कोशिका थी, ठीक है, समसूत्री विभाजन कर रही थी, ये समसूत्री विभाजन हुआ, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, समसूत्री विभाजन। अब इनमें क्या हो गया, अर्धसूत्रण। तो यहाँ पे क्या था 2n, यहाँ हो गया हमारे n, अब यहाँ पे अर्धसूत्रण हुआ n, ठीक है। अब इसमें वापस क्या होगा, वापस इसमें हमारे आगे भी प्रोसेस चलती जाएगी, तो और n कोशिकाएं बनती जाएंगी। तो यहाँ पे पहली बार जब अर्धसूत्रण हुआ जो इन्हें प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बोल दिया, एंड दूसरी बार हुआ तो इसको द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बोल दिया। इज दैट क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। समसूत्री विभाजन एंड असूत्री विभाजन क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। प्लस आप मुझे ये भी लिखकर बताइए कि जो हमारा समसूत्री विभाजन है इसके क्या यूजेस हैं, अर्धसूत्री विभाजन है इसके क्या यूजेस हैं। फिर जब हमारा सेल वाला चैप्टर आएगा तब हम इसे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। लेकिन 12th क्लास में तो है नहीं सेल, तो 11th क्लास के जब टॉपिक चलेंगे तब आप वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी तो ऐसा है कि जितना नॉलेज लो ना उतना कम पड़ता है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से। चलिए अभी तक हमने देखा कि जो हमारी द्वितीयक कोशिका बन गई, अब द्वितीयक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो द्वितीयक कोशिका में हमारे गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, द्वितीयक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 हो गई। अब इनमें क्या होता है, हमारे बार बार अर्धसूत्री विभाजन होते जाते हैं एवं हमारे शुक्राणु प्रसू कोशिकाएं बन जाती है। कौन सी कोशिकाएं बन जाती है, हमारे शुक्राणु प्रसू। इन इंग्लिश वर्ड भी याद कीजिए इनका, स्पर्मेटिड्स। यहां से ये वेरी इंपॉर्टेंट बात चल रही है कि शुक्राणु प्रसू बन जाती हैं, स्पर्मेटिड्स बन जाती हैं। ये जो हमारे शुक्राणु प्रसू बने हैं, ये जो हमारे स्पर्मेटिड्स बने हैं, ये हमारे क्या होते हैं, अपरिपक्व शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं ये, हमारे अपरिपक्व शुक्राणु होते हैं। उसके बाद में ये हमारे सर्टोली कोशिकाओं में जाते हैं। सर्टोली कोशिकाएं, जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था तब भी हमने सर्टोली कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था। एंड अगर कोई स्किप भी कर गया बच्चा तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा कि सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं। सर्टोली कोशिकाएं क्या होती है, हमारे अपरिपक्व शुक्राणुओं को, जो कि क्या है, हमारे शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटिड्स, इनको पोषण प्रदान करने का काम करती है। क्या करती है बच्चा, पोषण प्रदान करने का काम करती है।
ये जो शुक्राणु है ना, ये हमारे गतिहीन होते हैं, यानी कि इनमें किसी तरह का कोई मोशन नहीं होता है। इनके आकार छोटे से होते हैं, आकार में वृद्धि नहीं होती है। यहाँ जाके इन्हें पोषण मिलता है, यहाँ जाकर ये क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। और आपको ये वाली बात पता है ना कि जो हमारे अंडाणु होते हैं वो स्थिर होते हैं, जो हमारे शुक्राणु होते हैं वो गति होते हैं, उनमें गति होती है। यानी कि अगर हम बात करें तो शुक्राणु में गति पाई जाती है और हमारे अंडाणु क्या होते हैं, गतिहीन होते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड एक चार्ट के थ्रू आउट आपको पूरा लेक्चर समझाने की कोशिश की जाएगी। होप सो आपको समझ में आता है। जिनको अच्छा लगता है, समझ में आता है, बिल्कुल मुझे बताएं, और नहीं आ रहा है तो हम ये भी रीज़न ढूंढेंगे ना कि आपको क्यों नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। जो हमने हमारी शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है, इसको हम 2 भागों में विभक्त कर देते हैं। पहला भाग अगर हम बोलें और दूसरे भाग की बात करें तो पहला भाग क्या होता है हमारा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एंड नेक्स्ट भाग है हमारा स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, हमारे स्पर्मेट्स यानी शुक्राणु प्रशु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एंड हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेट से शुक्राणु का निर्माण होता है। स्पर्मेटिड से हमारे किसका निर्माण होता है, हमारे शुक्राणु का निर्माण होता है। चलिए अब ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है इसको शुक्राणु कायांतरण भी बोलते हैं हम। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्या होता है। फर्स्ट क्या होता है, हमारे एक सेल जो कि कैसी होती है, हमारे द्विगुणित 2n होती है। इतना समझ में आया। अब इस 2n में क्या होते हैं, हमारे माइटोटिक डिवीजन होते हैं, यानी कि समसूत्री विभाजन होगा तो एक और 2n बनेगी। चलो छोटा छोटा बना देते हैं वरना फिर एक जगह आ नहीं पाएगा तो फिर समझने में प्रॉब्लम होगी। ये हमारी 2n माइटोटिक करेगी या मियोसिस करेगी, जल्दी से बताओ। 2n समसूत्रण या हमारे क्या करेगी, माइटोटिक। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमारे वापस माइटोटिक हो रहा है, ये देखो। ये जो हमारा फेज होता है ना, ये हमारा होता है गुणन प्रावस्था। ये क्या होती है, हमारी गुणन प्रावस्था। यानी कि ये जो अवस्था होती है इनमें हमारी कोशिकाएं, कौन सी, नर जर्म कोशिकाएं क्या करती है, समसूत्रण करती है। अब इन नर जर्म कोशिकाओं में समसूत्रण होता है तो इनमें से कोई भी एक कोशिका, हमने बात नहीं की थी सारी कोशिका, कोई भी एक कोशिका क्या करती है, नॉन डिवीजन करती है और अपने आकार में वृद्धि कर लेती है। हमने पढ़ा था आकार में वृद्धि होती है, ये इसके आकार में वृद्धि हो गई। इतनी बात समझ में आई, अपने आकार में वृद्धि कर लेती है। अब ये जो आकार में वृद्धि हुई है ना, इसको हम क्या बोलते थे, ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था। अब हमने देखा था वृद्धि प्रावस्था के बाद क्या होता है, हमारा अर्धसूत्रण प्रारंभ हो जाता है, मियोसिस प्रारंभ हो जाता है। तो इनमें क्या होगा, अर्धसूत्रण होगा तो हमारे क्या होंगी, अगुणित कोशिकाएं बन जाएगी। पहली बार हमारे जब अर्धसूत्रण हुआ था तो हमने उन्हें क्या बोला था, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बोला था, यही बोला था हमने। तो ये हमारी क्या होंगी, प्राथमिक
शुक्राणु कोशिका। अब इन कोशिका में हमारे वापस अर्धसूत्रण होगा, वापस अर्धसूत्रण होगा, तो ये हमारे क्या बनेंगी, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। इतना समझ में आया? इसको मैं वापस समझाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब तक, क्योंकि आपको नहीं दिख रहा होगा नीचे का शायद, तो फिर मैं इसको ऊपर लिखकर समझाती हूँ आपको कि किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो चलो वापस देखते हैं एक और बार हम क्या हुआ है। बहुत प्यारी सी कहानी कि हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, बहुत अच्छे से इन डीपली आपको डिफाइन किया गया है। कहीं से भी इसके क्वेश्चन करोगे कुछ नहीं छूटेगा। लेकिन अभी स्पर्मेटोजेनेसिस के ही करना, इससे आगे इसके अंदर हम हार्मोन्स के बारे में भी करेंगे एंड स्पर्म्स की स्ट्रक्चर के भी बारे में करेंगे। तो वो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमारा ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा फिर। तो देखा हमने कि हमारी 2n थी, है ना, इसमें क्या हुआ, हमारे समसूत्रण हुआ। समसूत्रण हुआ तो हमारे वापस 2n बन गई, 2n बन गई। इस 2n में वापस समसूत्रण हो गया, वापस 2n बन गई, वापस 2n बन गई, वापस 2n बन गई। इसको हमने क्या बोल दिया बच्चा, गुणन प्रावस्था बोल दिया, मल्टीप्लिकेशन फेज बोल दिया। अब इनमें से कोई भी एक सेल आकार में बड़ी हो जाती है, कोई भी एक सेल आकार में बड़ी होने के बाद क्या करती है, हमारे अर्धसूत्रण करती है। ये इसने अर्धसूत्रण किए, एन एन। ठीक है, तो अब ये दोबारा अर्धसूत्रण करेगी, एन एन, दोबारा अर्धसूत्रण करेगी, एन एन। पहली बार जब अर्धसूत्रण हुआ है तो इसको हमने बोला है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, यही बोला है। दूसरी बार अर्धसूत्रण हुआ है तो हमने उसे बोला है द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका क्या करती है, हमारे स्पर्मेटिड्स शुक्राणु प्रशु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ये शुक्राणु ये शुक्राणु प्रशु कहाँ जाएगा, हमारे शर्टोली कोश। ये शुक्राणु प्रशु हमारे कहाँ जाएगा, सर्टोली यहां लिख देती हूं मैं। ये जो हमारा शुक्राणु प्रशु है ये कहाँ जाएगा, हमारे सर्टोली कोशिका में जाएगा। अब ये हमारी सर्टोली कोशिका में जाने के बाद क्या काम करता है, पोषण प्रदान करता है। तो यहां से हमें क्या होते हैं, परिपक्व शुक्राणु प्राप्त होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, हमारे चलनशील, यानी कि गति करने में सहायक होते हैं। और ये जो हमारे शुक्राणु प्रशु बने हैं ना, ये किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं करते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, शुक्राणु प्रशु, प्राथमिक कोशिका, द्वितीय कोशिका और हमारे नर जन्म कोशिका, इनमें से आपको कहीं भी कोई भी डाउट हुआ हो तो मुझे बताना, मैं रिप्लाई करके आपको आंसर दूंगी कि ये क्या होता है, या फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर देके आपको पर्सनली मैं बात कर लूँगी। उसके अलावा अगर आपको किसी को भी नोट्स चाहिए तो आप ड्रीम क्लासेस के ऐप पर जाइए, ठीक है, और वहाँ आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। हैव अ गुड बाय, गुड डे एंड टेक केयर। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं शुक्राणु की स्ट्रक्चर एंड कुछ हार्मोन्स के बारे में जो हमारे शुक्राणु से रिलेटेड है। हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।